Pradesh, we have Mr. Manoj Yadav of the Samajwadi Party. मनोज यादव साहब नमस्कार। नमस्कार 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 सर। अरे क्या लग रहे हैं सर, अरे जबरदस्त। क्या सर, क्या वो स्पा में गए थे क्या अभी? उधर गए अपना बिल्कुल मसाज करा करके, ब्यूटीफुल लवली। क्या स्किन टोन है यार, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल मजा आ गया देख के, वंडरफुल। लगता है कैंपेन बहुत अच्छी गई है, बड़े खुश हैं अंदर से। मैं 2.5 महीने बाद आपसे कई बार इंटरेक्ट हुआ। आप कैंपेन के बाद मैं घर वापस लखनऊ लौटा हूँ। क्या बात है घर पे हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स है, चेहरा धुलने का मौका मिल जाता है, बस ये कह सकते हैं। जबरदस्त। बाकी कुछ करने का तो मैं शौक भी नहीं रखता। तो सर कल छठा फेज है चुनाव का कल छठा फेज है आपके सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, फूलपुर में, इलाहाबाद में, अंबेडकर नगर में, श्रावस्ती में, डुमरियागंज में, बस्ती में, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में यहाँ पर चुनाव है। क्या होने वाला है सर, जरा बताएं हमारे दर्शकों को प्लीज। देखिए, जो अब तक 5 चरणों का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा। और अगर काउंटिंग की जाएगी तो इंडिया गठबंधन की सीटें टोटल सीटों में ज़्यादा हैं। और जो 2 चरण शेष बच रहे हैं, वो 2 चरण भी मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बड़े क्रूशियल होने जा रहे हैं, क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ है पूर्वांचल। और मैंने एक अपनी लाइन सेट की है कि लखनऊ के बाद पूर्वांचल का जितना चुनाव हुआ है, यानी कि 5th फेज, 6th फेज और 7th फेज, यानी 3 फेज के चुनाव में मुझे जो अंदर से जो खबर मिल रही है, जो बातें सामने आ रही हैं, और अगर 5 सीट जीत जाए पूर्वांचल में तो बड़ी बात हो। ऐसी रिपोर्ट्स जनता के बीच से आ रही है। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा यादव साहब, मनोज यादव साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन जनाब मनोज यादव साहब लखनऊ से। आप बड़े अपने घर में पहुंचे हैं 2-2.5 महीने के बाद, तो इसलिए बड़े रिलैक्स लग रहे हैं सर। एक चीज तो है, मतलब इतनी ज्यादा भीड़। सर मैं जर्नलिज्म में हूँ, 42 साल हो गए मुझे। आई बीन अ जर्नलिस्ट फॉर 42 ईयर्स। 1982 वाज माय फर्स्ट जॉब इन दिल्ली। पेट्रियट न्यूज़पेपर आता था, पता नहीं शायद आपको याद हो कि नहीं। आपको आता, यू लुक वेरी यंग, आपको तो याद भी नहीं होगा सर। इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा जनसैलाब बड़े सालों के बाद देखने को मिला है अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के साथ जो लोग हैं। अब ये तय करना है आपके विश्लेषण के मुताबिक, क्या ये सब लोग वोट में तब्दील होंगे सर, मनोज यादव जी? देखिए, मैंने एक मेरिकल देखा है, वो जो ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया, और लगभग 3 लोकसभा को मैंने टच किया। एक कैसरगंज टच किया, कंटिन्यू गोंडा रहा, बगल में बस्ती टच किया, और श्रावस्ती। 4 लोकसभा को मैंने अपने पैरों से मैं वहाँ गया हूँ। मैंने लोगों का व्यू लिया है, क्या लोग बताना चाह रहे हैं, क्या परिवर्तन की आहट है, जबरदस्त परिवर्तन की आहट। और एक बहुत बड़ा चमत्कार ये होने जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को हर जाति, हर वर्ग का वोट एक बड़ी तादाद में मिलने जा रहा है। मैंने जो बात आपसे अभी कही है, आपके दर्शकों से जो मैं बताना चाहता हूँ कि लखनऊ के बाद जो पूर्वांचल है, लगभग 50% सीटें जो हैं, इन सीटों पे जो मुझे महसूस हो रहा है, बीजेपी अगर 4-5 सीट जीत जाएगी तो ये बड़ा मेरिकल होगा बीजेपी के लिए। ये बात मैं आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज के रूप में दे सकता हूँ। और जैसा जनता का मूड है, जो जिन सीटों पे बदलाव होने जा रहा है, जहां पे बीजेपी की बढ़त 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक की थी, उस पे इंडिया गठबंधन अपने आप को बाजी मारता हुआ दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही, जनता की आवाज बोल रही, जनता का फीडबैक जो आ रहा है। और आम आदमी भी जिससे बात करिए, वो अभी मैं कॉमन मैन आपको आज बात बताता हूँ। मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट गया तो लखनऊ में भी बोल रहे हैं, सब्जी वाला भी कह रहा, साहब इस बार तो हम दांव मार ले जाएंगे, इस बार तो हम जीत जाएंगे। यानी कि एक सब्जी वाले को, एक कॉमन मैन को भी इस बात की आहट है कि जो बदलाव की लहर है वो बड़ी तादाद में है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, छोटी सी बात है मनोज यादव साहब, उसके बाद प्रदीप जी पूछेंगे, लेकिन इसका जरा जवाब दे मुझे। मैं आई वॉच्ड यू ऑन वेरियस चैनल्स, आपको देखा मैंने अलग अलग चैनल्स के ऊपर, जो माशाल्लाह बहुत बड़े चैनल हैं, कॉर्पोरेट चैनल्स हैं, ओन्ड बाय ह्यूज कॉर्पोरेट हाउसेस, बाय मीडिया हाउसेस विच आर अबाउट 180 ईयर्स ओल्ड। 180 साल पुराने मीडिया हाउसेज हैं, उनके भी चैनल पे मैंने आपको देखा है सर। वहाँ पर जो असली मुद्दे हैं, यू ट्राई टू रेज देम ऑल द टाइम। मैंने देखा है आप हमेशा बेरोजगारी की बात करेंगे, आप हमेशा
कितने बिजनेसेस बंद हो गए उनकी बात करेंगे, अग्निवीर स्कीम जो है उसके बारे में भी आप बात करते हैं, बाकी सब चीज़ों के भी आप बारे में बात करते हैं। वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई ऐसा डिसरप्शन हो जाता है और एंकर्स उन्हीं डिसरप्शनिस्ट जो हैं उनका साथ देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करे, ये कहे कि जहाँ तक आप लोगों का सवाल है आप हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अब ये कौन सा शब्द है मुझे तो मालूम ही नहीं, तुष्टिकरण होता क्या है अच्छी तरह मुझको मालूम भी नहीं है, लेकिन हमेशा यही चीज़ होती है। समाजवादी पार्टी प्रो मुस्लिम, कांग्रेस उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, वो तो शरिया लॉ हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएंगे। मतलब 2014 में 15 लाख की बात हुई थी, अब हम लोग भैंस पे आ गए हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो मनोज यादव साहब ये क्या है, मतलब मेरी समझ के बारे है क्या है, आप जरा समझाएं प्लीज। देखिए, यहीं से चुनाव स्पष्ट हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री भारत की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि वो राष्ट्र उनके लिए बड़ा है और राष्ट्र के मुद्दे बड़े हैं और दुनिया में वो भारत की एक पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐसा कोई बयान नहीं सुना जो राष्ट्र के लोग हो या देश के विश्वव्यापी कोई ऐसी बात हो। वो भैंस पे आ गए, वो मंगलसूत्र पे आ गए, वो उन बातों पे आ गए जिन बातों का मेरे ख्याल से प्रधानी के चुनाव में भी मुद्दा नहीं रहता है। तो ये बात बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, सभी को अच्छे से पता चल गई कि जनता उन्हें पूरी तरीके से उनके साथ नहीं, उनके पक्ष में नहीं है। वो जो एक वैक्यूम होता है, जो एक वाइब्रेशन होता है नरेंद्र मोदी की आवाज का, अमित शाह की आवाज का, योगी की आवाज का, जिससे कि बूम होता है, वो सब कुछ जमीन पे नहीं है। तमाम सारी भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है। तो ना तो बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा है जिसको मैं फायर बोलूं कि हाँ फायर है, जनता उसको सुनना चाहती, देखना चाहती। इस चुनाव को अगर मैं अपने पक्ष से डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जनता के मुद्दे हैं और जनता चुनाव लड़ने का प्रयास कर। मनोज यादव जी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने आज कल में ही वो आर्टिकल 370 वाले इश्यू को इतना बड़ा तरीके से बोला कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, 7 दशक का ये बड़ा अचीवमेंट है आर्टिकल 370। हम ना आज आंख झुकाकर ना आंख उठाकर, हम आंख में आंख मिलाकर आज देश में सब लीडर से बात करते हैं। ये दर्जे पर इस देश को लेके आए मोदी जी का कहना है। बोले पहले आर्टिकल 370 कश्मीर का ये डिस्प्यूट था, इंटरनेशनल एरिया में सब लोग बोलते थे दैट्स अ डिस्प्यूट, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव टू सिट टुगेदर। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद आज अरब स्टेट्स भी है, अरब नेशंस भी है, वो भी कहते हैं कि दैट इज इंडियाज इंटरनल मैटर। तो ये आर्टिकल 370 हैज बीन अ रेवोल्यूशन एंड ग्रेट अचीवमेंट मनोज यादव जी। इसको मोदी जी बोल रहे हैं यू कांट फॉरगेट, उसी के बल पे 370 सीट मांग रहे हैं देश से। नहीं, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, ना 370 पे, ना राम मंदिर पे, ना 3 तलाक पे, और ना ही ये जो तमाम सारी नागरिकता वाला कानून लाने की बात कर रहे थे उस पे। इस पे कोई वैक्यूम नहीं। पूरा आप कहीं भी उठा के जाके देख लो, जो बीजेपी का कोर वोटर है, कोर वोटर मतलब आप समझते होंगे, बेहतर समझते होंगे, वो थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी शिथिलता इस बात की है कि मुझको उसको क्या मिला। उसके बच्चे पे जो 20 लाख रुपए उसने खर्च किए एजुकेशन पे, उसका बच्चा बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो वो भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। वो भी कोई ऐसी बात नहीं कह रहा है जिससे कि मोदी मोदी की बात हो। हाँ, कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ प्रत्याशियों के लोग हैं, वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं जिताने का, लेकिन जनता के अंदर किसी भी मोदी के बयान का, योगी के बयान का, अमित शाह के बयान का, या मैनिफेस्टो की बात कर लो, बीजेपी का ना कोई संकल्प पत्र है, ना कोई विकल्प पत्र है, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं है। जनता अपने मुद्दों पे बात कर रही है। मैं अगर 20,000 लोगों से मिला हूं इन 2.5 महीनों में, तो उन 20,000 लोगों ने मुझसे एक ही बात कही है कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बच्चे परेशान हैं, ये लोग सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। और जब मैं और लोअर उसमें गया हूं, जिसको SC ST बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलने का प्रयास नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। तो मनोज यादव जी ये भी बता दें कि ये जो बात चली, ये जो बात, सर आप अभी बाराबंकी में हैं कि लखनऊ में, किस जगह पर हैं आप प्लीज? अभी मैं लखनऊ राजधानी में हूँ। अभी लखनऊ में हैं आप। सो मिस्टर मनोज यादव इज इन लखनऊ राइट नाउ, दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स। मिस्टर मनोज यादव एट द मोमेंट इज इन द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, नेमली लखनऊ। नाउ मनोज यादव साहब, ये भी आप बता दें कि ये जो बात चल रही है कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अंडर प्रेशर हों मोदी जी और जनाब अमित शाह साहब से, ऐसी कोई बात है क्या? आपके कान में आई ये बात?
नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। योगी आदित्यनाथ जी के किसी भी कैंडिडेट को या उनके लोगों को टिकट्स नहीं मिले, उनके लोगों को टिकट दिए भी नहीं गए और वो अंदर खाने नाराजगी है, आपस में तमाम तरीके के मनमुटाव हैं। अभी तो एक नया बात आई है कि स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में बड़ा कुछ हुआ है, तमाम सारी बातें होंगी, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन इन बातों को अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लाभ उठाने की बात करे तो ये बड़ी छोटी बातें हैं। बड़ी बात यह है जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है और जनता कह रही है कि हमें बदलाव चाहिए और हमें बदलाव इसलिए चाहिए, सामने मुसीबत के पहाड़ हैं, उनके बच्चे, उनका फसल, उनकी बेरोजगारी, उनकी किसानी, उनका तमाम सारी जो समस्याएं इस सरकार ने क्रिएट करी हैं, उन सब से हटके और सबसे बड़ा वैक्यूम और सबसे बड़ा वाइब्रेट एक चीज और कर रहा है, जो इंडिया अलायंस गठबंधन का जो हमारा मैनिफेस्टो तैयार किया गया, वो 1 लाख रुपए, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की, गरीब महिलाओं की बात हो, या 30 लाख सरकारी नौकरी की बात हो, जी। अग्निवीर व्यवस्था करने की बात हो, इन सारी जो हमारी टोटल मैनिफेस्टो की बातें हैं, या पेंशन, पुरानी पेंशन की बात हो, नौकरियों को और मजबूत करने की बात हो, लैपटॉप बांटने की बात हो, आटा और डाटा देने की स्कीम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही, इस तरह टोटल हमारा मैनिफेस्टो वाइब्रेट कर रहा है, लगातार जनता के बीच में चर्चा है। मनोज मैं आपको यादव जी, बट मोदी जी का कहना है जो जिनको लोग पूछते नहीं है, जिनको लोग पूछते नहीं है, मोदी जी इनको गले लगाकर पूछते हैं। बोले कि देखिए पीएम किसान, जिनको आम किसान को कोई पूछता नहीं था, मोदी जी पीएम किसान, जो ओबीसी समाज के लोग उनको मुद्रा लोन देकर जो खड़ा हो गया, गारंटी, मोदी जी गारंटी लिया। वो भी जो विश्वकर्मा समाज है, 13,000 करोड़ जो पूछता नहीं था, उनके लिए मोदी जी खड़े हो गए गारंटी देकर, उनको जस्टिस देने के लिए। जनमन, आदिवासी समाज को, उस सेगमेंट को जो एकदम पिछड़ा, अलग, उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए, तो जिनको लोग पूछते नहीं है, मोदी जी इनको पूछते हैं। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट में दम है यादव जी, यू कांट जस्ट बोले कि मैं हर सेगमेंट में पहुंचा हूं। एक थे नरेंद्र मोदी, 4 जून को ये बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और वो बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की किसी भी बात का जनता में कोई इंपैक्ट नहीं, किसी भी बात का। आप जनधन की बात कर रहे हैं या आप ये 6,000 स्कीम की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने कहा है कि हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। कर्जा तो बहुत होता है ना, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 2.5 लाख है, किसी का 3 लाख है। और जहां से आप बैठे, जहां मैं बैठा हूं, यहाँ दोनों स्थितियों में कैसे किसानों पे कर्ज की मार महाराष्ट्र ने भी झेली, उत्तर प्रदेश ने भी झेली है। तो ये सर आत्महत्या बंद नहीं हो रही यहाँ तो, बिल्कुल तो नहीं कोई बंद हो बात रही, नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं बंद हो रही। सर तो किसानों की आत्महत्या के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी जी बोलिए सर, आप इसीलिए कह रहा हूं कि जो किसान कर्ज माफी है वो जनता के बीच में उसमें इम्पैक्ट है, उसमें वो वाइब्रेट कर रहा है और लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, हम अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे हमारा पूरा कर्ज माफ होगा, जिससे उनको एक राहत मिलेगी, वो एक बेहतर चीजें कर सकते हैं। एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं मैनिफेस्टो की बात करूंगा तो बीजेपी कहीं टिकती नहीं है, लेकिन जनता लगातार कुछ मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है, जनता सवाल पूछ रही है। जैसे मैं एक पोलिंग स्टेशन पे, मैंने जो रिपोर्ट मुझे चुनाव वाले दिन 5वें चरण में मिली कि कुछ सवर्ण वर्ग के लोग अपनी घर की महिलाओं को ले जाके वोट खुद डलवा रहे हैं बूथ में। तो मैंने ये पूछने की कोशिश की आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उन सवर्ण वर्ग की महिलाओं को भी उनके अंदर बदलाव की बात थी? तो बात को मैंने पता किया तो ये था कि जो बीजेपी का कोर वोटर है सवर्ण वर्ग का, उनके घर की भी महिलाएं ये बात कह रही थी कि हमको 1 लाख रुपए मिलेगा, हम साइकिल का बटन दबाएंगे। तो उनके कार्यकर्ताओं ने, वोटर्स ने उनको रोकने के लिए, यानी कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी चाची का वोट भी जाके उनके साथ जाके बहाना बना के अपने हाथ डालने का प्रयास किया। यानी कि हमारी स्कीम लगातार जनता और महिलाओं के बीच में तो पूरी तरीके से चर्चा में थी और उसने इम्पैक्ट किया। तो ये एक बड़ी बात है साहब। सुल्तानपुर में मेनका गांधी जी 9वीं मर्तबा पार्लियामेंट में आने की कोशिश कर रही हैं। सुल्तानपुर में क्या स्थिति है सर वहां पर? देखिए, चुनाव आपके निशाद साहब हैं वहां पे? नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट कंफर्म नहीं है बीजेपी की, ये मैं आपको दावे से कह दूं। कोई भी कंफर्म नहीं? कोई भी कंफर्म नहीं। और मेरे ख्याल से जो अंतिम सीट अभी चुनाव होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी की भी सीट कंफर्म नहीं है। ये बात आप लिखित में ले लीजिए, सबको लड़ाई करनी पड़ेगी। खुद की सीट भी कंफर्म नहीं है।
कंफर्म नहीं है। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी डेरा डालने जा रहे हैं बनारस, क्योंकि वहां की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स बहुत ही खतरनाक है बीजेपी के लिए, कि जनता सवाल पूछ रही है, जनता बदलाव के मूड में। और अगर जौनपुर का प्रेशर, गाजीपुर का प्रेशर, चंदौली का प्रेशर, ये लगातार चारों तरफ से जीत का प्रेशर है इंडिया गठबंधन का, तो उसका असर बनारस पे भी पड़ने वाला है। और हमारा कोई डिवीजन नहीं है किसी वोट का, ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। कोई डिवीजन नहीं है, बसपा ना के बराबर चुनाव लड़ रही है। आप 100 लोगों से बात करेंगे, 200 लोग करेंगे, मैं तो कह रहा हूं 500 लोगों से बात करेंगे, तब कोई एक व्यक्ति आपसे कहेगा कि हाँ हम बसपा को वोट देने जा रहे हैं। तो वो रेशियो इतना कम है कि वो अगर बसपा कहीं ओवरऑल पूरी जगह पे कहीं जमानत बचा ले अपनी 80 सीटों पे, तो वो बड़ी बात होगी। तो वो तो जौनपुर के अंदर तो मिठाई बांट रहे हैं कृपाशंकर सिंह जी। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने वो बसपा की टिकट बदलवा दी, जिसकी वजह से अभी वो जीत रहे हैं, ऐसा उनका कहना। यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि बसपा का वोट बदलवा दिया, तो भाई वहां भी बसपा जहां पे लड़ रही थी वहां भी मायावती जी ने खत्म कर दिया। उस पर मैं बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वो उनका इंटरनल पार्टी का मैटर है। ए को लड़ाएंगे, बी को लड़ाएंगे या सी को लड़ाएंगे, लेकिन बसपा का ओवरऑल किसी भी तो अपने बाबू सिंह कुशवाहा की क्या स्थिति है सर वहां पे जौनपुर में? नंबर वन रहेंगे, वो चुनाव जीतेंगे। मेरी आज बात हुई है जौनपुर के कम से कम 5-7 लोगों से मेरी बात हुई है। मैंने कहा कोई डाउट है, बहुत रिच पर्सन आए हैं, मुंबई से आए हैं, लेकिन वहां पे आज का मैं आपको बताऊं कि केशव प्रसाद मौर्य जी गए थे जौनपुर, और मौर्य समाज की मीटिंग थी, और मौर्य लोग चिल्ला के कह रहे थे हम साइकिल में बटन दे, हम साइकिल का बटन दबाएंगे, हम साइकिल का बटन दबाएंगे। हम कहीं मौर्य जी आए वोट मांगे, कहीं मौर्य जी को आने दो, मांगने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाबू सिंह कुशवाहा को वोट देंगे। और तो इलाहाबाद में रेवती रमन सिंह के बेटे खड़े हो रहे हैं सर हमारे कांग्रेस के। बिल्कुल बेहतरीन, वो भी हम बहुत बेहतरीन तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रयागराज का चुनाव समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस कांग्रेस का सिंबल है, वहां पे वो भी हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। कौशाम्बी हम जीत चुके हैं, प्रतापगढ़ हम जीत चुके हैं, और जीत चुके हैं। क्या बात है सर, बिल्कुल 100% जीत चुके हैं, उस पर कोई फाइट नहीं है, नो फाइट। तुष्टीकरण की राजनीति है मनोज यादव जी, यही प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स आप कर रहे हो इसका डटकर मुकाबला करेंगे, और जब तक मोदी जी जिंदा है जो आरक्षण बेस्ड ऑन रिलीजन वो होने नहीं देंगे। आप ओबीसी एससी एसटी समाज के रिजर्वेशंस को लेके एक दूसरे समाज को देखना चाहते धर्म के आधार पर, ये नहीं होगा। मोदी जी जब तक जिंदा है ये करने नहीं देंगे। ये तुष्टीकरण पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट विल नॉट हैपन। मनोज यादव जी, देखिए मैं मोदी जी के लिए इसलिए ज्यादा शब्द नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि मोदी जी गुजरा हुआ कल होने जा रहा है, अब दिन ज्यादा बचे नहीं है, 9 दिन बचे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहूंगा। मोदी जी को जो करना था इस देश के लिए उन्होंने कर दिया, और बड़ा अच्छा किया, बुरा किया वो जनता के असेसमेंट को मिल जाएगा आपको 4 जून को। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जनता में कहीं मोदी नाम का कोई गूंज नहीं, नरेंद्र मोदी नाम की कोई गूंज नहीं। नरेंद्र मोदी जी के लिए आप बार बार सवाल पूछ रहे हो, बार बार नाम ले रहे हो, मेरे ख्याल से जनता नाम नहीं ले रही। जब आप पूछते हो तो मुझे लगता है कि क्या मैं कोई 8वें-9वें अजूबे का नाम सुन रहा हूँ क्या? ऐसा क्यों? मोदी जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? जनता कुछ अपने मुद्दों पे बात कर रही है, जनता अपनी बातें कर रही है, जनता अपनी चीजों पे बात करना चाहती है, वो किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहती। मनोज यादव जी, पहली बार मैंने देखा है, पहली बार क्या था कि लोग जो है उनका गुस्सा जो है वो राजनीतिज्ञों के ऊपर उतरता था, स्पेशली यूपी में लोग जो हैं, यूपी के लोग कैसे होते हैं बताइए आपको, आप यूपी से ही हैं, रोकते नहीं हैं अपने आप को, भिड़ जाते हैं लोग, स्पेशली जब लीडर आता है। एक ही तो मौका है सर, चुनाव का मौका होता है जब लोग बोलते हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि हमारे बड़े बड़े मीडिया के जो चैनल्स हैं, कॉर्पोरेट मीडिया जो है, वो लोग बोलते हैं गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक, वापस जाओ, गोदी मीडिया वापस जाओ। सर पहली बार देखा है मैंने, ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, और उस लॉजिक से अगर आप संतुष्ट हो तो मेरी बात पे हाँ जरूर करिए। दरअसल में डबल इंजन की सरकार है, जनता किसी सरकार का विरोध नहीं करना चाहती। मैं कर सकता हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, लीडर हूँ, एक पदाधिकारी हूँ, या जो पॉलिटिकल व्यक्ति है वो तो विरोध करता है। आम जनता इसलिए विरोध नहीं कर रही है, वो मीडिया अटैक इसलिए कर देती है क्योंकि मीडिया पे अटैक करने से सरकार तो नाराज होगी नहीं। अगर वो किसी नेता का नाम लेती, किसी पार्टी का नाम लेती, किसी सरकार का नाम लेती, तो उसको डर है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, उसको इतना तो समझदार हो गया भारत का नागरिक कि अगर हम बोलेंगे तो अगर सरकार मोदी जी की चले
योगी जी तो मुख्यमंत्री रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए वो खुल के सामने विरोध नहीं कर रहे। मीडिया का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आम बोलचाल में लोगों को पता है कि मीडिया का विरोध किया जा सकता है जिसका सरकार से कोई सरोकार नहीं। तो ये मेन कारण है कि मीडिया का विरोध हो रहा है, सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सरकार के लिए सिर्फ चुपचाप वोट डालने का काम जनता कर रही है और वोट डाल के ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमको कैसे इस सरकार को आउट करना है। लेकिन एक इंटरनल चीज और भी है, बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं है, लोग हराने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। और एक बड़ा मेरिकल ये भी है कि जैसे सपोर्ट मैं कैसरगंज की बात करूं, कैसरगंज पूरे देश दुनिया में चर्चित है, उसको लेके कि ब्रजभूषण अभी 100% में ये मान के बीजेपी के साथ था 100%। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्र जी को टिकट दिया, ब्राह्मण पूरा मूव कर गया, शिफ्ट कर गया। यानी कि ब्राह्मण समाज भी इंतजार कर रहा था कि हमको कोई बहाना मिल जाए, और उनको बहाना मिल गया कि उनकी जाति का कैंडिडेट मिल गया साहब, इसलिए हम उनकी तरफ जा रहे हैं। ये पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश की हर सीट का ये सिस्टम है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, चंदौली में हमने अपर कास्ट में ठाकुर जाति का हमने दे दिया प्रत्याशी, तो वहां का ठाकुर मौजूदा जो बीजेपी के बड़े मंत्री हैं महेंद्र पांडे जी से नाराज है, 10 साल से वो सांसद है। तो वहां पे ठाकुरों की गोलबंदी इस बात को लेके हो गई कि साहब ये पांडे जी हमारी कुछ सुन नहीं रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, हटाओ इनको, खत्म करो, वोट देना जा रहे। तो वहां पे ठाकुर गोलबंद हो गया, वो अपने प्रत्याशी को लेके आगे बढ़ रहा है। तो ये हर सीट पे जनता को एक बहाना सॉलिड चाहिए कि साहब ऐसा है, हमारी सीट थी गोंडा थी, गोंडा पे 4.5 लाख बर्मा कम्युनिटी थी जो पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ थी। अगर 5% 10% थी भी हमारे साथ तो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे हमने हमारी पार्टी ने प्रत्याशी दिया, वो 4.5 लाख बर्मा शिफ्ट हो गया। वो कहने लगा साहब हमारी जाति का सांसद हमको मिल रहा है और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे बड़े लीडर की पौत्री हैं तो हम उनको वोट देंगे। तो ये तो मनोज यादव साहब, अभी अखिलेश यादव साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि जैसी इंडिया अलायंस की सरकार आती है एक्शन होगा सीबीआई और ईडी के खिलाफ, यानी दोनों की दोनों संस्थाएं जो हैं उनको दोबारा अच्छी तरीके से देखा जाएगा कि वो किस प्रकार काम कर रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ सर, जरा बताएं। देखिए 10 सालों में इन्हीं 2 संस्थाओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है विपक्ष के नेताओं पे, जायज तरीके से नाजायज तरीके से, जो कुछ भी है। तो निश्चित तौर पे 2 बातें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही, दूसरी बात हम भी और जोड़े दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे बड़ी कार्रवाइयां हों, ये बात भी तय है और ये लिख के रखें। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके का रोल पिछले 10 सालों के चुनाव में किया है भारत में, वो बहुत ही निंदनीय रहा। पूरे देश की लोकतांत्रिक ढांचे को, डेमोक्रेसी को बदनाम किया है। अगर कोई सवाल विपक्ष ने उठाया तो कभी भी लोग सुना नहीं है इलेक्शन कमीशन। मैं आपकी बात बता रहा हूं उदाहरण के साथ कि अभी आचार संहिता लगने के बाद हमने कई जिलों में डीएम एसपी बदलने की मांग की, लेकिन इलेक्शन कमीशन गूंगा बहरा लंगड़ा पता नहीं क्या क्या बन जाता है। दिव्यांग शब्द इस्तेमाल मैं लगातार कर रहा हूं। तो जो इलेक्शन कमीशन का काम था वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। ये चुनाव भी हम इंडिया गठबंधन किसी कमीशन की वजह से नहीं जीतेंगे, जनता के बदलाव के मूड की वजह से जीतेंगे कि जनता बदलाव करना चाहती है। और इस भारत की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है जनता का रुख है, मूड है। मनोज यादव जी, यहाँ पर है आपका पीडीए, इंडिया अलायंस का पीडीए, और यहाँ मोदी जी के गरीब कल्याण योजना है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। तो यहाँ गरीब कल्याण योजना में अब देखोगे 80 करोड़ लोगों को फ्री करना, पीएम किसान सम्मान में इतने करोड़ लोगों को, फिर उज्ज्वला योजना में करीबन 10 करोड़ लोग, आयुष्मान योजना में करीबन 12.5 करोड़ लोग, हर घर नल से जल करीबन 12 करोड़, हर घर शौचालय करीबन 12 करोड़। तो ये सब आप लाभार्थी, यहाँ पर एक है कि आप करने वाले हो और मोदी जी यहाँ पर ऑलरेडी बेनिफिशियरीज बढ़ा चुके हैं। जो तो क्या लोग इसमें देखेंगे सपने जो कल होने वाला है और आज जो मोदी जी ऑलरेडी कर चुका है, क्या इसमें फर्क लोग देखेंगे नहीं? आपको लग रहा है कि अपने सपनों पर जाएंगे? जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि प्यार और मोहब्बत के दुकान में आप झूठे वादे और फॉल्स प्रॉमिसेस बेच रहे हो। आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए राहुल गांधी बोलने की, अखिलेश यादव बोलने की, अरविंद केजरीवाल बोलने की, खड़गे जी बोलने की। मोदी जी की प्रैक्टिस छोड़ दी। अब मोदी जी का नाम इस देश की जनता नहीं सुनना चाहती। आप जितनी जल्दी ये प्रैक्टिस छोड़ देंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं तो एक बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूँ कि जो हमारी स्कीम्स हैं वो स्कीम्स जनता सुनना चाहती है।
आपने तुष्टीकरण की बात की। अर्थशास्त्र में एक शब्द होता है तुष्ट गुण। तुष्ट गुण मतलब पहली रोटी हम खाते हैं तो उसका टेस्ट जबरदस्त होता है और हमें बड़े अच्छी लगती है, दूसरी खाते हैं तो उसका टेस्ट और कम हो जाता है, तीसरी में और कम, और लास्ट पांचवी रोटी तक हमारा तुष्ट गुण यानी कि हमका उसको स्वाद, उसकी इच्छा बड़े कम हो जाती। तो जो मोदी जी की स्कीम थी वो तुष्ट गुण के पैमाने पे कम हो, लगभग उनका स्वाद विहीन हो चुकी है। जनता की जरूरतें, महंगाई, उनकी समस्याएं लगातार विकराल रूप ले चुकी है। और मोदी जी की जो योजनाएं लाभार्थी की है वो पता नहीं कौन सा मैं मुहावरा बोलूं, ऊँट के मुंह में जीरे जैसा बोलूं, या पहाड़ के सामने ऊँट का आना बोलूं, या जो भी आप समझ सकते हैं, वो लाभार्थी योजनाएं इतना इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं जनता के बीच में जितना उनकी आवश्यकताएं हैं। इसलिए वो 8,500 की स्कीम हो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की, या आटा डाटा की बात हो, चूंकि आज जनता सब कुछ अपनी बात कहना चाहती, करना चाहती है, उन पे तो जनता सुनना चाहती, लेकिन ऐसी कोई मोदी जी की योजना नहीं है जिसपे जनता वाइब्रेट कर रही हो, जिसपे जनता सुनने के लिए मुस्लिम महिलाएं, मनोज यादव जी, मुस्लिम महिलाएं, मोदी जी कह रहे हैं कि यू वांट माय सिंसियरिटी, प्राइम मिनिस्टर का सिंसियरिटी आपको पूछना है तो मुस्लिम हमारी जो बहनें हैं इनसे पूछिए। इनके लिए ट्रिपल तलाक करके हमने जो न्याय का व्यवस्था किया, इनके लिए जब आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल करते कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। आवास योजना में जब घर मिलता है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। वैक्सीनेशन जब इन्होंने लगाए देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन। तो मोदी जी के सिंसियरिटी आप मुस्लिम बहनों से पूछिए, क्या मुस्लिम बहन इंप्रेस हो जाएंगे? बिकॉज 18 to 20% मुस्लिम वोटर्स हैं आपके पास। मनोज यादव, देखिए, ऐसा कोई मुस्लिम बहनों में और किसी में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ओवरऑल जो बात कर रहा हूँ, मोदी जी अगर एक तरफ मुस्लिम बहनों की बात करते हैं तो भाइयों को भैंस चोर बता देते हैं, मंगलसूत्र चोर बता देते हैं। ये भी तो गलत बात है ना। किसी के परिवार के एक इंसान के लिए आप मदद करो, उसके हस्बैंड को कहो कि कांग्रेस आएगी तो राहुल गांधी तेरी 2 भैंस से 1 भैंस खोल के मुसलमानों को दे देंगे, और मंगलसूत्र उतार के उनको दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसी अब्यूजिंग बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं और मैनिफेस्टो को कहते हैं कि ये मुसलमानों का मैनिफेस्टो, इस तरह की बात। तो वो मेरे ख्याल से आज तक चुनाव में किसी लीडर ने इस तरह की बात नहीं कही होगी। हम लोग भी अटैक नहीं कर पाए, आरएसएस पे भी अटैक नहीं कर पाए, समरलावी पे भी अटैक नहीं कर पाए। हम लोग एक दायरे में जैसे चुनाव लड़ा जाता है वैसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ने बिल्कुल पूरी बदतमीजी के साथ चुनाव लड़ा। ये शब्द मैं मेरे ख्याल से देश का पहला व्यक्ति होऊंगा जो ये इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए। बदतमीजी के साथ, बदमाशी के साथ चुनाव लड़ा, लगातार मुसलमानों का जिक्र किया, लगातार इस तरह की गंदी बातों का जिक्र किया जो शायद देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। तो मनोज यादव जी ये बता दें, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का बयान आया था कि दे डोंट नीड द आरएसएस, मतलब आरएसएस की जरूरत नहीं है बीजेपी को। तो सर ये क्या मतलब हुआ? दो बड़े बिल्कुल, ये नड्डा साहब ने जब खबर दी, इसके 1 महीने पहले, मैं आपको सर ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, 1 महीने पहले मैंने कई चैनल्स पे इस बात को रखा कि आरएसएस चुनाव नहीं लड़ रही, आरएसएस चुनाव नहीं लड़ रही है। ये मनोज यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा। तो आरएसएस चुनाव लड़ नहीं रही है तो इसीलिए नड्डा साहब ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी, जो हमारे पास खबरें थी, वो बिल्कुल सही थी। नड्डा साहब को आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी को चुनाव लड़ा नहीं रही है। इसलिए ये एक जमीनी स्तर पे एक बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ी खबरें हैं, जो परिणाम आएंगे मेरे ख्याल से एक, मतलब शायद मेरे ख्याल से भारतीय डेमोक्रेसी में जो लोगों ने सपने सजाए हैं, नाम लिए हैं, बताया है, इतना अरबों खरबों रुपए पैसा खर्च किया है, उसके परिणाम इस तरह के आने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत ही शायद एक बड़ा बदलाव इसको कहा जा सकता है। लेकिन मनोज यादव जी, अगर संघ जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उतरा नहीं है जमीन पर, तो बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी सर? तो 100-150 सीट आना भी मुश्किल हो जाएगा फिर तो। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस देश का पहला व्यक्ति मैं था। मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं पहला व्यक्ति था जो, मुझे याद है आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने कहा था कि बीजेपी की टोटल स्ट्रेंथ 150 to 170 रहेगी, 150 to 170 रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसकी टीम लड़ रही है, बस ना आरएसएस लड़ रहा है, ना बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता लड़ रहा है, वो बैठा है। मैं आपको ऑन एयर नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं
बीजेपी के पदाधिकारियों ने फोन कर करके मुझसे कहा है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये मुझसे कहा गया और उन लोगों ने कहा कि हम ऐसी सरकार नहीं चाहते, भले हमारी सरकार जो कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निगलेक्ट करती है, जो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनती है, तो कहा इनके लिए हारना ही सबसे बड़ी इनका मेरे ख्याल से इलाज होगा। तो बीजेपी पूर्ण रूप से, मैं आज कह रहा हूं जिम्मेदारी से, 150 के आसपास अगर बीजेपी रुक जाएगी तो ये मेरे ख्याल से बड़ा जादू होगा, बड़ा चमत्कार होगा। मतलब उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनवाई 2014 में और 2019 में, और उत्तर प्रदेश बीजेपी की विदाई करेगा 2024 में, ये कहना चाह रहे हैं? 100% बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश क्यों, महाराष्ट्र के पास, आपके पास तमाम सारे रिपोर्ट्स होंगी, बिहार की रिपोर्ट्स आप ले सकते हैं, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट्स ले सकते हैं। ये बिल्कुल तय है, ये बदलाव की लहर है और बीजेपी उत्तर प्रदेश से बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। तो विकास और विरासत, ये भी स्लोगन नहीं चलेगा, न विकास न विरासत आपका कहना है। अयोध्या में रामलल्ला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ का मंदिर सोने का, करतारपुर कॉरिडोर, ब्रज भूमि, मथुरा का सुधार, ये कुछ नहीं चलेगा। देखिए, जब पेट में आग लगती है और बच्चा घूमता है तो ये मुद्दे नहीं काम करते हैं। भारत जैसे देश में हम किस स्थिति में जी रहे हैं, हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन की आबादी कितनी बड़ी है और हम अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी सुख सुविधाएं कितने लोगों को दे पा रहे हैं। और आज हम इंटरनेट के युग में हैं, सब कुछ जनता देख रही है, कुछ छिपा नहीं है कि मुंबई में क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, बनारस में क्या चल रहा है, सब जनता देख रही है। तो जनता अपने आप को कनेक्ट करती है डेवलपमेंट से कि हमारा डेवलपमेंट कितना हुआ है। मेरे ख्याल से जिन मुद्दों का नाम आपने लिया है या बीजेपी लगातार ले रही है, वो बिल्कुल नगण्य स्थिति में है, उनकी चर्चा नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है कि हम कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने बच्चों को कैसे। मैं एक उदाहरण देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। मुझे एक पीएनबी के मैनेजर मिले जो शेड्यूल कास्ट से आते थे और लखनऊ में जॉब करते और गोंडा के थे। उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत मिलकर ये बात कही और वो सब बीजेपी के कट्टर वोटर थे इससे पहले के चुनाव में। उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज जी, मैंने अपने बेटे पे कम से कम 15-16 लाख रुपए खर्च किया है और मेरा बेटा बेरोजगार बैठा है। बताइए आप, क्या वो कोई एक मैनेजर है क्या? या इस तरह की संख्या भारत में कितनी बड़ी है? लोगों को नौकरी क्यों? क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप कह देंगे, मुझसे पूछ लेंगे, मनोज जी कोऑर्डिनेट वहां पे बनारस में बन गया और अयोध्या में मंदिर बन गया, उससे क्या कोई बीटेक वाले को कोई जॉब मिलने जा रहा है क्या? एमटेक वाले को जॉब मिलने जा रहा है क्या? मतलब पत्तल और फूल बेचने वाला, मिठाई बेचने वाले को आप इस देश की पूरी व्यवस्था से जोड़ देंगे क्या? तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जो हुआ है वो मेरे ख्याल से ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही मैं उसको कहूंगा, क्योंकि बड़ी आबादी, बड़ी जनसंख्या है। आपने चाइना से और विश्व के तमाम सारे देशों से सामान मंगाए हैं, ना कि यहाँ पे आत्मनिर्भर का नारा देख के, मेक इन इंडिया का नारा देख के। जो कुछ डेवलप करना चाहिए था कुछ भी नहीं किया। हवा हवाई सिर्फ आपके जुमले थे। उस जुमले का ये हुआ कि 10 साल में जो नौजवान तैयार हुआ, पहले का ही बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा था और भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, वो मेरे ख्याल से ब्लास्ट कर गई और उस ब्लास्ट की वजह से बीजेपी का भी ब्लास्ट हो चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक 2004 हम दोबारा देखेंगे? निश्चित तौर पे, और मेरे ख्याल से उससे बेहतर। 4 में हो सकता है कोई ऐसा बड़ा गठबंधन नहीं था और इस तरह की तमाम पार्टियां अलग थी जी, लेकिन इस वक्त अगर पश्चिम बंगाल को आप छोड़ दें तो लगभग पूरा देश एक सूत्र में बंधता हुआ नजर आया इंडिया अलायंस के जरिए। और ये एक बड़ा मैसेज मेरे ख्याल से पूरे देश में जनता के बीच गया। थैंक यू सो मच सर। उसमें एक लाइन बोलूंगा, बोलिए एक लाइन, जो नरेंद्र मोदी ये बात कहते थे कि मेरे सामने कौन लड़ेगा नरेंद्र मोदी के सामने, ये विपक्ष, ये सारे लोग, ये नेता, ये भ्रष्टाचारी, वो सब जब एक सूत्र में बंध गए तो जनता को विश्वास हो गया कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है और वही हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। मनोज यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप रिलैक्स कीजिए अपने घर में, इतने दिनों के बाद आप लौटे हैं। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय ओके, जय हिंद, जय समाजवाद। Well, the Samajwadi Party is very confident. बिल्कुल सर, And he is right there. He is right very there on the balanced ground. when he talks, Manoj Yadav ji, बहुत And very he's very, mature. and he's very much on the ground. yes, बिल्कुल।
Except I'm not sure about Jaunpur. Mr. Kripashankar Singh knows how to fight elections. And this time it's a do or die situation for him. If he doesn't win this time, it will be curtains for his political career. Very frankly, he has to win no matter what. This will revive his political career, actually. I mean, what he's saying is right. He has to win to. He has to revive win to survive. Because he was in hibernation for quite some time. Yes, he was. And he was only waiting for this opportunity. Exactly, sir. And he's got that opportunity now where he will be fighting, and he is fighting, and tomorrow is the vote, by the way, in Jaunpur as well. He is now fighting a Lok Sabha election, which is what his dream was all throughout his career over here in Maharashtra, and he was never allowed to do so. Somehow or the other, he always got outmaneuvered by someone or the other within the Congress party, whether it was Priya Dutt or it was Sanjay Nirupam. So he was not able to fight. But he had his good Lok times, Sabha I think, election. from 1999 Very to true. 2010, 2012. I mean, they were good times for him. And then suddenly, then after that came the bad times. Well, it's cyclical. One never knows. His cycle may have started again. Yes. So either he had a choice. I didn't mean the symbol of the Samajwadi Party, which is also a cycle. So I didn't mean that. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों से दरख्वास्त है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. Please subscribe to the channel. We'll of course try and bring you as much as we possibly can from all over the country and perhaps all over the world. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव. Har Har Mahadev.